हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि टेंस चल रहा है, अब हम लोग लास्ट टेंस पे आने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद आएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद सबसे लास्ट आएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब आप 12 टेंस कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो इंग्लिश का बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, चाहे वो रिटेन हो चाहे वो आपका स्पोकन हो। मेरा क्लास तो सिर्फ स्पोकन के लिए है, लेकिन अगर आप रिटेन के लिए भी काम कर रहे हैं तो हर टिप्स हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं आपको देने के लिए कि कैसे लिखे और कैसे बोले। तो कोशिश करिए सिर्फ बोलना ही नहीं, लिखना भी सीखिए, क्योंकि दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। आते हैं, देखते हैं। सबसे पहला है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हम बताने वाले क्या क्या है, पहले उसका एक रफ बता देते हैं कि पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्या है, और उसके बाद उसका यूजेस देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद स्टोरी देखेंगे, और एक दो और कंडीशंस है उसको देखेंगे कि आईएनजी बिफोर लगता है तो उसमें किस कंडीशन में आईएनजी कैसे लगाया जाता है। एक और चर्चा आएगा स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक्स वर्ब का, उसको भी साथ में देखेंगे। तो पढ़ाने से पहले अगर हमें बता रहे हैं तो आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा ये चीज़ आने वाला है। तो जब भी आप देखेंगे कि जब भी हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक हो तो उसमें आपका डेफिनेशन आता है, उसके बाद स्ट्रक्चर आता है। तो इंग्लिश में यही तो है आपको समझना, पूरा स्ट्रक्चर वेस्ट इंग्लिश है। आप स्ट्रक्चर को समझ लिए, उसके यूजेस को समझ लिए, डेफिनेशन को, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर इंग्लिश। सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए यहाँ नाम से ही आधा क्लियर है, प्रेजेंट परफेक्ट लगा हुआ है। परफेक्ट का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज 100% परफेक्ट हो, 100% हो। यहाँ पे कंटिन्यूअस भी लगा हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। जैसे आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना बोल के आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस या नाम से ही क्लियर है, प्रोग्रेसिव दैट मीन्स कि कोई चीज प्रोग्रेस मोड में है, प्रोग्रेसिव मोड में है। कंटिन्यूअस है दैट मीन्स कोई चीज लगातार है, चल रहा है। तो मीनिंग समझ में आ गया। अब देखते हैं कि होता क्या है। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस is used to describe an actions that has started in the past। देखिएगा ध्यान से कि टेंस is used to describe an action, ऐसा एक्शन, किस एक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है, दैट जो कि हैज स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है, एंड इज कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। देखिए बहुत सिंपल है कि कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। जैसे अगर हम बोले कि हम 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे काम हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ है, अभी भी चालू है। वही चीज कह रहा है कि स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, मोहन एंड रोहन हैव बीन टॉकिंग अबाउट कार सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मोहन और रोहन क्या कर रहे हैं कि बात कर रहे हैं किस चीज के बारे में, अबाउट किस चीज के बारे में, तो कार के बारे में, सिंस मॉर्निंग सुबह से। ठीक है, दैट मीन्स कि सुबह से मोहन और रोहन कार के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि सुबह से वो बातें कर रहे हैं, दैट मीन्स कि सुबह से बातें करें, दैट मीन्स कि काम स्टार्ट कब से हुआ है, पास्ट में हुआ, लेकिन अभी भी चल रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि 2 घंटे से हम पढ़ा रहे हैं, हम सुबह से घूम रहे हैं, हम सुबह से खाना बना रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि हम काम पास्ट में स्टार्ट किए, अभी भी चल रहा है। तो सिंपल सा है कि कंटिन्यूअस लगा हुआ, दैट मीन्स कि कोई काम चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जिन वाक्यों के में क्रिया या कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और वह क्रिया वर्तमान में भी जारी हो। ठीक है, हिंदी इसलिए लिखा गया है ताकि आप लोग कंफर्टेबल फील करें। जिन लोगों का इंग्लिश सेंटेंस अच्छा नहीं है उनको यहाँ पे हेल्प हो जाएगा कि जिन वाक्यों में क्रिया या कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और वह क्रिया वर्तमान में भी जारी हो और भविष्य काल में कब समाप्त हो यह निश्चित नहीं हो, ऐसे वाक्य में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे वाक्य को कहते हैं। ओके, जैसे अगर एक एग्जाम्पल था कि मोहन एंड रोहन जो है सुबह से कार के बारे में बात करें, देखिएगा यहाँ पास्ट में स्टार्ट हुआ है, फ्यूचर में खत्म होगा, कब खत्म होगा पता नहीं, हो सकता है 4 दिन करे, 2 दिन करे, थोड़ी देर बाद खत्म कर दे। वही चीज यहाँ कह रहा है कि क्रिया या कार्य भूतकाल में शुरू हुआ है और क्रिया वर्तमान में जारी हो और भविष्य काल में कब समाप्त हो यह निश्चित ना हो, इस तरह के वाक्यों में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको
यूज करेंगे। अब देखिए, अब इसका पहचान क्या क्या है, तो वाक्यों के अंत में रही है, रहा है, रहे हैं, रहूं, रहा हूं, रही हूं जैसे शब्द रहेंगे। जैसे जरूरी नहीं है कि सब में रहे, लेकिन ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट रहे। लेकिन आपको कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे जहां पे आपको कॉन्सेप्ट से समझना होगा कि दिस सेंटेंस इज अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे यहाँ पे आपको जैसे रोहन एंड सोहन, सुबह से बात करें, हम सुबह से पढ़ा रहे हैं, हम सुबह से खाना बना रहे हैं, हम सुबह से घूम रहे हैं, यहाँ पे तो बेसिक रहेगा, तो वहां पे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। कुछ सेंटेंस आएंगे जिसको हम बाद में बताते हैं, जो एग्जाम्पल्स में हम दिखाएंगे आपको। देखिए, तो सिंपल है, पहचान करिएगा, रहा है, रही है। देखिए, अब आप वो सोचिएगा कि रहा है, रही है तो कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है, ठीक है। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो वहां पे भी रहता है ना कि हम खाना खा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस, इसमें डिफरेंस रहेगा समय का। यहाँ पे कुछ समय दे दिया जाएगा, जैसे मोहन एंड रोहन सुबह से क्या करे, तो वहां पे एक टाइम दे दिया गया सुबह से। उसी तरीके से कहीं पे टाइम दे दिया है कि 2015 से वो लोग लंदन में है, 2015 से वो लोग दिल्ली में है। तो इस तरह की जो हम बातें करेंगे तो यहाँ पे कुछ सीध दे देंगे, कुछ टाइम दे देंगे, ठीक है। तो मेन डिफरेंस जो आपका आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस में, दैट इज द मेन डिफरेंस। तो उसी से फोकस करिएगा कि रहा है, रही है, उसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है आपका कि टाइम लगा रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब इसका क्या क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब ही है इसका हैज बीन एंड हैव बीन। तो आपको पता है कि हैज और हैव किसके साथ लगता है, तो जिसके साथ हैज लगता है उसी के साथ आप हैव बीन लगाते हैं, और जिसके साथ हैव लगता है उसके साथ आप हैव बीन लगाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिसके साथ आप हैव लगाते हैं उसी के साथ हैव बीन लगेगा। और हैव किसके साथ लगता है, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं, आई, यू, दे, बी, कोई भी प्लूरल चीज हो, जैसे राम एंड रोहन था, राम एंड सीता है, तो कोई भी दो चीज प्लूरल का बात हो तो उस कंडीशन में हम हैव का यूज करें। कोई थिंग्स भी हो सकता है, वहां पे भी हम हैव का यूज करेंगे। यहाँ पे हैज किसके किसके साथ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ही, सी, इट, कोई भी एक नाम हो, जैसे अगर हम बोले कि मोहन, कोई भी सिंगुलर चीज हो उसके बारे में, तो हम हैज का यूज करते हैं। वी कैन यूज हैज बीन एंड हैव बीन फॉर आई, यू, दे, बी प्लूरल के साथ, एंड हैज बीन फॉर ही, सी, इट एंड कोई भी सिंगुलर नाम के साथ यूज करेंगे। दैट्स क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो हम डिफरेंस बताए थे आपको कि कोई टाइम लगा रहेगा आपका वहां पे, जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलिएगा तो कोई टाइम मेंशन होगा। और टाइम के लिए हम क्या करते हैं, तो टाइम को दर्शाने के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। बहुत अच्छे से देखिएगा, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं सिंस और फॉर के यूज में। बहुत आसान है, एक बार बस ध्यान से सुनिएगा सिंस और फॉर का यूज कहाँ लगाना है। टाइम मेंशन रहेगा तो आप वहां पे कैसे लगाइएगा। देखिए, सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाएगा, तो पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। जैसे अगर हम बोले पॉइंट, ध्यान से सुनिए, कोई पॉइंट दिया गया सुबह से, शाम से, ठीक है, तो कोई पॉइंट दिया गया है ना कि सुबह से, शाम से, निश्चित समय दिया गया हो, जैसे 2015 से, ठीक है, कल से, सुबह से, ठीक है, समय का नाम दिया गया है। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, सिंस मार्च, सिंस 15, सिंस एस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, बचपन से, सुबह से। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ समय का नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पे मार्च है, 15 है, एस्टरडे है, मॉर्निंग है, चाइल्डहुड है। तो कोई पॉइंट दिया गया है, निश्चित टाइम दिया गया है कि अच्छा 2015 से ऐसा है, मार्च से ऐसा है, मॉर्निंग से है, चाइल्डहुड, तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। बहुत आसान है फॉर का यूज, इसका प्रयोग, और कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप एक बार भी अच्छे से ध्यान से सुन लेते हैं तो उसके बाद मुझे लगता है कि कंफ्यूजन नहीं होगा। और फॉर का यूज कब करेंगे, तो इसका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, ठीक है, अवधि के लिए। आप बोल सकते हैं पीरियड, टाइम के लिए, कोई टाइम पीरियड दिया गया उसके लिए। ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज द सेम वर्ड, सेम सेंटेंस। ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड द पीरियड ऑफ टाइम, दिस बोथ आर द सेम सेंटेंसेस। कि आप कोई पीरियड दिया गया हो टाइम का उसके लिए, कोई ड्यूरेशन दिया गया हो टाइम का उसके लिए यूज करते हैं। जैसे ड्यूरेशन, दैट मीन्स कि क्या हुआ, इस चीज को अच्छे से देखिए। ड्यूरेशन, कोई चीज चल रहा हो, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका पीरियड क्या है। जैसे अगर हम बोले कि हम 10 आवर से पढ़ा रहे हैं, 10 घंटे से, यहाँ पे हम एक टाइम बताए ना, ड्यूरेशन, अच्छा इतने देर से पढ़ा रहे हैं। अब टाइम के पॉइंट में क्या अंतर है कि 10 बजे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो
बहुत बारीकी से देखिएगा, जहाँ पे आपको ये फील हो कि कोई पीरियड बताया जा रहा है, कोई ड्यूरेशन बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन हुआ ना 10 आवर का, यहाँ पे देखिए फॉर 5 ईयर्स का, फॉर 2 मंथ्स का, फॉर 500 ईयर्स का, ETC। आप बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, आप जो भी एग्जाम्पल लेना चाहे, तो 10 साल से, 15 साल से, 2 मंथ से, है ना। तो यहाँ पे आप एक ड्यूरेशन शो करते हैं, तो यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज होगा। यही डिफरेंस आपको बता देगा कि आप यहाँ पे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ओके, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर बहुत आसान है, बस लिखा हुआ लंबा है, इसको एक बार में समझिएगा। देखिए सिंपल सेंटेंस में आप क्या स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आप जानते हैं कि क्या होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको पहले से पता है, हैज बीन होता है, हैव बीन होता है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है उससे अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज हैव हो जाएगा, बीन सेम रहेगा, फिर भी फोर जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कि सिंस और फॉर होगा, तो सिंस और फॉर टाइम के अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा, टाइम। देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आता था ना, यहाँ पे भी फोर आता था, ऑब्जेक्ट आता था, सिंस फॉर नहीं आता है, हैव भी नहीं आता है। तो यहाँ पे दो अंतर को बस समझ लेना है, सब्जेक्ट हैज, हैव बीन, एंड द वी फॉर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर द टाइम जो भी आपका दिया हो। तो सिंस और फॉर भी टाइम के अकॉर्डिंग आएगा, ड्यूरेशन दिया गया हो तो फॉर आएगा, अगर कोई पॉइंट ही दिया गया हो तो सिंस का यूज करेंगे। उसी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट, जैसे ही सी इट आएगा तो हैज बीन हो जाएगा, आई यू वी दे कोई पूरा चीज आएगा तो आपका हैव बीन आ जाएगा। तो ये डिफरेंस हो गया। अब निगेटिव में आप लोग जानते, अब देखिए यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, आपको बताए थे कि नॉट कहाँ पे आप लगाइएगा निगेटिव सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाइएगा। अब तो यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन, ठीक है, यहाँ पे आपका दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन, ओके, हैज और बीन दोनों है हेल्पिंग वर्ब। तो जब दो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो यहाँ पे हम बीच में लगा देंगे, सेंटर में लगा देंगे, आपका नॉट को लगा देंगे सेंटर में। तो इस चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा, तब भी याद हो जाएगा। कोई लोग अगर मेरा एक क्लास देख रहे हैं, अगर सुन भी रहे तो भी क्लियर हो जाएगा। दो हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों के बीच में नॉट लगाएंगे। जैसे यहाँ हैज भी है, बीन भी है, तो हैज और हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद आपको पता है कि भी फॉर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, तो सेम ऐसे ही जो आपका ऊपर दिया गया है सिंपल सेंटेंस में। सिर्फ आपको निगेटिव सेंटेंस में क्या लगाना रहता है, नॉट लगाना रहता है। और नॉट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस क्या है, देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स हियर, देन हाउ कैन वी यूज दिस? सो यू कैन यूज नॉट इन द मिडिल ऑफ द बोथ, कि मिडिल में आपको यूज करना है, हैज और बीन के बीच में यूज करना है, हैव और बीन के बीच में यहाँ पे यूज कर देना है। सिंपल सा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों के बीच में करना है। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, क्लियर है। अब देखिए हैज हैव प्लस सब्जेक्ट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड द टाइम। अब आपको पता है कि इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, तो इंट्रोगेटिव में भी आपको पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को पहले करते हैं। तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब क्या दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब आपका दिया गया है हैज। यहाँ पे तो आपका दो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आपको एक ही लाना है पहले। तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, दो हेल्पिंग वर्ब है, आप एक हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे, हैज और हैव को यहाँ पहले लाएंगे इंट्रोगेटिव में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब जो सेकेंड हेल्पिंग वर्ब है उसको, बीन को, उसके बाद भी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, जैसा जा रहा है वैसे। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपका दो हेल्पिंग वर्ब है तो हम हैज हैव को पहले लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद भी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, उसके बाद टाइम। रखने का कोशिश नहीं करिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। दो हेल्पिंग वर्ब है, दोनों के बीच में नॉट लगाएंगे। दो हेल्पिंग वर्ब है तो हम हैज हैव को पहले लाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसके बाद इस तरीके से यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, भी फॉर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में आप जानते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट होता है, ठीक है, जो हम हर बार बताते हैं कि सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट होता है। तो यहाँ पे भी आप हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, उसके बाद आपका बीन आ गया। तो इस चीज को थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, प्लस भी फॉर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, क्लियर है। इस तरीके से हम यूज कर लेंगे, तो कोई कंफ्यूजन
अब फिर से हम एक बार ध्यान से बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सिंपल में आप हैज, सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं सब्जेक्ट हैज है प्लस बीइंग प्लस बी फॉर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम के अकॉर्डिंग एंड टाइम। आपका नेगेटिव में क्या करना है, हैज के बाद हैव के बाद नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। एंड द इंट्रोगेटिव में क्या करना है कि हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। एंड द इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जो आपका हैज है प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस बीइंग प्लस बी फॉर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एडवांस स्ट्रक्चर में भी बोला जाता है। बोल सकते हैं कि जब आप थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जब भी आप इस सेंटेंस के माध्यम से कोई चीज बोलते हैं तो जो भी आप बोलते हैं या फिर लिखते हैं कहीं पे, कोई भी आपका रिटन एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आप दे रहे हैं वहां पे लिखते हैं तो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश माना जाएगा। एग्जामिनर समझेगा कि यू नो द इंग्लिश वेरी वेल। ओके, अब देखिए, अब इसका कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं कि क्या होगा। जैसे हैव बीन था तो हैव बीन का क्या होगा, आई हैव बीन, आई हैव नहीं बोल के आई बोलेंगे इसको, आई विन। आई हैव नॉट विन, आई हैवेंट। ध्यान से सुनिए, आई हैवेंट, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कोई हैवेंट बोल देगा आपको नहीं समझ में आएगा, हाई बोल देगा, आई बोलेगा आपको नहीं समझ में आएगा। यू हैव बीन, यू विन, यू हैव नॉट बीन, यू हैवंट। ठीक है, यू हैवंट। द नेक्स्ट इज ही हैज बीन, हीज बीन, हीज। ठीक है, हीज, इसका स्पेलिंग भी देखते जाइएगा। यहाँ पे क्या है, ही स्टॉपिज एस एंड इश। ठीक है, हीज। एंड द नेक्स्ट ही हैज नॉट बीन, ही हैजंट। ठीक है, he hasn't been, she has been, she sees। ठीक है, she hasn't been, यहाँ पे she has been का क्या होगा, she's been। ठीक है, नेक्स्ट है आपका she has not been, she hasn't been। ठीक है, she hasn't been। it has been, it, उसका it's यहाँ पे 2 बार लिख दिए हैं, it's been। ठीक है, it has, it has not, यहाँ पे होगा it has not, it hasn't not। ठीक है, it hasn't, it is, it's, यहाँ पे it's बोल सकते हैं, his बोल सकते हैं, it's बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए कि कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि it's है, his है, she's है। ठीक है, she hasn't है, I haven't है, you haven't है, and the next is I've, you've। इस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से इसके कंट्रैक्शन फॉर्म को बोला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका कि यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब हमने स्ट्रक्चर देख लिए, अब देखेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए, स्टार्टेड एंड कंटिन्यू, कोई काम जो है स्टार्ट हुआ है, नाउ वह क्या है, कंटिन्यू है। स्टार्टेड भी है, कंटिन्यू भी है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए, कोई काम स्टार्टेड भी है और कंटिन्यू भी है। वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 मंथ, हम 5 मंथ से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सी लेवल्स हैव बीन राइजिंग, सी लेवल जो है बढ़ रहा है, तो यहाँ पे पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो कोई काम का पास्ट में स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है। तो थोड़ा सा कुछ कंडीशन है जो हम हर स्ट्रक्चर में बताते हैं, स्ट्रक्चर के बाद कि इसका यूज और डिफरेंट तरीके से कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो ये है स्टार्टेड एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट है आपका स्टार्टेड एंड फिनिश्ड। इस चीज को ध्यान से देखिए कि अभी तक तो आप डेफिनेशन देखिए कि आपका कोई काम स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे लिखे हैं कि स्टार्टेड एंड फिनिश्ड। तो यही चीज है कि आपको यहाँ पे बोलने के तरीके पे भी ध्यान देना होगा कि सेंटेंस आप बोलना चाह रहे हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, हमेशा रही हूँ, रहा हूँ नहीं आएगा, आपको मीनिंग भी समझना पड़ेगा वो क्या है। तो देखिए, स्टार्टेड एंड फिनिश, जैसे आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर आवर्स, मैं जैसे ही आप किसी को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और कॉल लग गया, अब बहुत देर से परेशान थे, वैसे ही आप क्या बोलिए कि हम घंटों से आपका फोन लगा रहे थे। ठीक है, फोन तो लग गया, दैट फिनिश्ड, काम हो गया फोन लगने का जो था। तो आई हैव बीन वही चीज कह रहा है, स्टार्टेड एंड फिनिश उस कंडीशन में, दैट मीन्स कि वो काम चल रहा था और फिनिश हुआ फोन लगने का फॉर आवर्स।
वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, हम आपका वेट कर रहे थे। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू 4 आवर्स, ठीक है, कि हम आपका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, दैट मीन्स जैसे ही कोई आया वैसे ही आप बोलते हैं ना कि वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कि हम आपका इंतजार कर रहे थे, ठीक है। इंतजार खत्म हुआ, कोई आ गया, तब आप, कोई भी आ गया जाएगा तब आप बोलिएगा ना। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि स्टार्टेड एंड फिनिश्ड। ओके, आई वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू। ओके, नेक्स्ट है आपका जो कॉमन एक्सप्रेशन है जिसमें आप बताते हैं आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, हम 3, जो जनरल वे है आपका, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, हम 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, देखिए यहाँ पे फॉर लग गया 3 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, फॉर का यूज हो गया, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, कि 2 o'clock यहाँ पे एक पॉइंट आया, 2 बजे, यहाँ पे 3 घंटा, ठीक है, 3 घंटे से, तो यहाँ पे एक जो आया आपका 3 आवर ड्यूरेशन आ गया, और यहाँ पे 2 o'clock क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया, कि एक पॉइंट पे आप बताते हैं। ओके, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, पूरे दिन जो है बारिश होते रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें कि कैसे आप सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और क्या क्या इसका यूजेस है, इसका कॉन्ट्रैक्शंस क्या है। अब कुछ और भी कंडीशन है उसको देखते हैं। जैसे देखिए, आपको प्रेजेंट, अगर आप मेरा ये लेक्चर देखे होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसमें भी हम बताए थे आपको कि 2 वर्ब के बारे में, कि अभी बताया जैसे V4 लगता है, ठीक है। V4 जो ING आप लगाते हैं, ING आप जो लगा रहे हैं, ठीक है, तो किस में लगाना है, किस में नहीं लगाना है। तो वर्ब 2 तरह का है आपका, एक है स्टेटिव वर्ब जिसमें कोई कंडीशन आप दिखा रहे हैं, जैसे हम सोच रहे हैं, ठीक है, ओके, हम आपको जान रहे हैं, तो यहाँ पे हम कोई क्रिया नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि कोई हम कंडीशन बता रहे हैं, स्टेटिव बता रहे हैं, कोई स्थिति बता रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम ING का यूज नहीं करेंगे। करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे डायनेमिक वर्ब होगा, जैसे हम दौड़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम खा रहे हैं, दैट इज ऑल द एक्शंस वर्ब, डायनेमिक वर्ब भी आप बोल सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं, किस चीज का, V4 का, ING का, तो उसमें आपको ING लगाना है और इसमें आपको ING नहीं लगाना है, ठीक है। तो ING कहाँ लगाना है, अगर आप सोच लीजिएगा कि हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, 2 घंटे से 4 घंटे से, तो सब में हम ING लगा देंगे, ठीक है, तो वहां पे पॉइंट गलत हो जाएगा। तो ING आपको कहाँ लगाना है, तो स्टैटिक वर्ब में नहीं लगाना है, एक्शंस वर्ब में लगाना है, डायनेमिक वर्ब में नहीं लगाना है। कुछ कंडीशन होता है वहां पे हम स्टैटिक वर्ब में लगाते हैं। तो आप सेंटेंस यूज करते करते उस चीज को जान जाइएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे आई हैव बीन नोइंग, यहाँ पे नो वर्ड होता है जानना, नोइंग मोहर फॉर 2 years, ये दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। व्हाई, बिकॉज नो इज अ स्टैटिक वर्ब, नो क्या है, एक स्टैटिक वर्ब है, and I told you you can't use ING form, that means कि V4 with static verb, you can use ING with the dynamic verb और actions verb, कि आप dynamic verb के साथ ही ING यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपका dynamic verb नहीं है, static verb है नो, तो यहाँ पे knowing this sentence is wrong sentence, you can say this is wrong sentence. Now the focus on this right sentence, I have known John for 2 years, हम जानते हैं किसे, जॉन को, कितने साल से, 2 साल से, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, he has been liking this all his life, he has been liking this all his life, या पूरे लाइकिंग में से पसंद कर रहा है। देखिए लाइकिंग, फिर से यहाँ पे लाइक वर्ड आया, जो आपका किसी चीज को पसंद करना, ठीक है, किसी चीज को पसंद करना क्या है, एक स्टैटिक वर्ब है, ठीक है, जिसमें आप ING नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, he has liked his book all his life, ठीक है, he has liked this book all his life, ओके, इस बुक को पूरे लाइफ पसंद किया, तो यहाँ पे he has been नहीं हो करके पूरे लाइफ पसंद कर रहा है, तो थोड़ा सा आप यूज करिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आप गलत सेंटेंस बोल लीजिएगा। तो जब भी आप बोल रहे हैं या फिर आप लिख रहे हैं, तो इस चीज पे फोकस करिएगा कि स्टैटिक वर्ब के साथ ING फॉर्म नहीं यूज करिएगा। You can say use ING form with the actions for order dynamic verb. The next is कि he has
द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग दिस लेक्चर, अंडरस्टैंडिंग दिस लेक्चर। स्टूडेंट जो है फिर से रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों है कि अंडरस्टैंड क्या है, आपका एक स्टैटिक वर्ब, एक स्थिति बता रहे कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे है कि द स्टूडेंट हैव नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग दिस लेक्चर। ओके, द स्टूडेंट्स हैव नॉट अंडरस्टूड दिस लेक्चर, नॉट हैव नॉट अंडरस्टूड दिस लेक्चर। क्लियर है कि यह रॉन्ग सेंटेंस है और यह राइट सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि अंडरस्टूड हो गया यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, अब जब आप स्टैटिक वर्ब में आईएनसी नहीं लगाते हैं, बता रहे कि कुछ कंडीशन में हम लगाते हैं तो कुछ सेंटेंस आएगा तो बताएंगे। द स्टूडेंट्स हैव नॉट अंडरस्टूड दिस लेक्चर। क्लियर है, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि नहीं ही यूज होता है स्टैटिक वर्ब में। तो जब भी आप बोले तो लाइकिंग नहीं बोले, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बोले, ठीक है, कि कोई चीज समझ रहा है तो इस चीज पे आप फोकस करिएगा। अदरवाइज आपका रिटन में भी सेंटेंस गलत हो सकता है और उसमें भी। देखिए यहाँ पे नोट्स करके हम कुछ चीज लिखे हैं कि द वर्ब इटसेल्फ बीइंग स्टार्टिंग मीन्स दैट वी कांट यूज इट इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। जो वर्ब है इटसेल्फ बीइंग स्टार्टिंग मीन्स स्टार्टिंग में वी कांट यूज इट इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, कि हम कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टैटिक वर्ब को नहीं यूज करते हैं। जो हम पढ़ा है उसी को यहाँ पे नोट्स करके लिख दिए। अगर आप लोग कोई लोग यहाँ नोट्स लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब देखिए, अब तो हम V4 लगा रहे हैं, लेकिन V4 कहाँ कहाँ लगता है ये तो जान गए कि आपका लगता है, लेकिन कहाँ कहाँ पे लगेगा और किस किस कंडीशन में आप V4 लगाते हैं। देखिए बेसिक सा बात है, अगर आपको डिटेल देखना हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला मेरा लेक्चर देखिएगा, उसमें हम और भी डिटेल में बताया है। अब देखिए मस्ट वर्ब आईएनजी कैसे लगाते हैं, तो ज्यादातर हम कोई भी वर्ब रहता है उसमें आईएनजी डायरेक्ट लगाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में कुछ वर्ड्स आपको हटाने पड़ते हैं और तब आपको आईएनजी लगाना पड़ता है। कुछ कंडीशन में आप डायरेक्ट आईएनजी यूज करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आईएनजी रूल में क्या है कि मस्ट वर्ब एडिंग आईएनजी, जैसे गो का क्या होगा, गोइंग, आप डायरेक्ट यहाँ पे आईएनजी लगा दिए ना, गो में गोइंग। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ वर्ब है, जैसे अगर लास्ट में ई आ जाएगा तो ड्रॉप आप ई को करिएगा। जैसे देखिए, तो ज्यादातर केस में आप आईएनजी लगाते हैं, लेकिन कुछ केस में कंडीशन है जहां पे आप देखिएगा कि स्पेलिंग चेंज है। अगर यह करने नहीं आया तो आप बोल कैसे पाइएगा, लिख कैसे पाइएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉप ई, जैसे लास्ट में ई है तो ड्रॉप ई एंड आईएनजी। ठीक है, चेंज, चेंजिंग, देखिएगा यहाँ पे चेंज के बाद यहाँ पे ई नहीं है, ई नहीं है यहाँ पे चेंजिंग में, ई यहाँ पे हम ड्रॉप कर दिए, खत्म कर दिया और आईएनजी लगा लिए। ठीक है, चेंज। आपको यह डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल से बताया है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा शॉर्ट बताया। अब देखिए कोई भी वर्ब जो एंडिंग ई के साथ है तो लास्ट में ई हटाते हैं और आईएनजी लगाते हैं। ओके, जैसे हायर्ड, हायरिंग, चेंज, चेंजिंग। नेक्स्ट है आपका वर्ब एंडिंग इन आई। जब आई के साथ कोई वर्ब कोई भी आएगा तो वहां पे हम क्या करते हैं, चेंजिंग आई टू आई को हटाएंगे और वाई ऐड कर देंगे। देखिए जैसे टाई है, ठीक है, अब यहाँ पे आई को ड्रॉप किए, यहाँ पे क्या बन गया, टाइम बन गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि टाइम बन गया। फिर है लाई का क्या बन गया, लाइन बन गया। तो इस सब कंडीशन को देखिए कि किस तरीके से आप वर्ब को चेंज कर रहे हैं और कैसे आप यूज करिएगा, कहाँ पे वर्ब, कौन से वर्ब को आप आईएनजी लगाइएगा, कौन से वर्ब को नहीं लगाइएगा, आप सिंस कहाँ यूज करिएगा, फॉर कहाँ यूज करिएगा। इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जरूर करिएगा। यही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको एक गुड स्पीकर, अच्छा स्पीकर बनाएगा। ठीक है, अगर आप इन छोटे छोटे बातों पे ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है आपका लिखने में स्पेलिंग एरर हो और बोलने में हो सकता है आप प्रोनाउंसिएशन गलत कर दें या बहुत सारी चीज आपका गलत हो सकता है। तो जब भी आप बोले, जब भी आप लिखे तो सिंस कहाँ यूज करना है, फॉर कहाँ यूज करना है, फिर आपको आईएनजी किसके साथ लगाना है, नहीं लगाना है, क्या स्ट्रक्चर होगा, हैज किसके साथ होगा, हैव बीन किसके साथ होगा, नॉट कहाँ लगाएगा, नॉट कहाँ लगेगा, हैज और बीन के साथ बीच में लगेगा। तो इन छोटे छोटे बातों को जो हम बार बार रिपीट किए हैं, हो सकता है यह वीडियो एक लेक्चर में आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा जरूर देखिए, क्योंकि बहुत डिटेल से हम कोशिश किए हैं इसमें हर चीज को डालने का।
जो एक मैक्सिमम हो सकता है इसमें इनपुट देने का, तो हम दिए हैं। अगर इतने बारीकी से आप देख लीजिएगा तो मुझे लगता है कि बोलना तो बहुत, आप लिखना और बोलना दोनों बहुत अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स इसके, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, और एक दो स्टोरी, जैसा हम हर लेक्चर के बाद आपको बता रहे हैं कि एक दो स्टोरी कैसे यूज करेंगे, कैसे थॉट्स आएंगे। तो अब देखिए, इसी में आप सोच सकते हैं कि आप कैसे बोलिएगा। तो हर बार हम एक ही एग्जाम्पल देते हैं कि खुद के बारे में आप सोचिए, अपने आसपास के लोगों के बारे में। डेटा आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ जो आपको लिखना है या बोलना है, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी आसपास दिख रहा है उसी के बारे में बोलना है, उसी के बारे में लिख देना है। ठीक है। तो कोई भी आदमी, आप नज़र उठा के देखिए, आप 2-3 घंटे से क्या कर रहे हैं, आपके घर में जो फैमिली मेंबर्स है कुछ सालों से क्या कर रहा है। ठीक है। 2 महीना क्या कर रहा है, 4 महीना क्या कर रहा है। कभी सेंस यूज करिए, कभी फॉरी का एग्जाम्पल दे करके बनाइए कि मेरा भाई 4 महीने से ये चीज़ कर रहा है, मेरी बहन 4 महीने से ये चीज़ कर रही है, मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, है ना, 10 साल से क्या कर रहे हैं, 20 साल से क्या कर रहा है, 2014 से क्या कर रहा है। ठीक है। अब इस तरीके का थॉट्स अगर क्लियर हो गया तो आप सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, आप स्टोरी भी बना लीजिएगा, बहुत आराम से बना लीजिएगा। तो कोशिश करिए, इस तरीके का थॉट्स क्लियर करिए, तो थॉट लाइए दिमाग में कि अब बोले क्या, है ना, कि अब सेंटेंस स्ट्रक्चर तो सीख गया, अब करे क्या। तो जितने भी आसपास लोग दिख रहे हैं, वो लोग कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ साल से क्या कर रहे हैं, आप खुद 10-20 का लिख लीजिएगा। दैट इज सफिशिएंट फॉर योर प्रैक्टिस। यू कैन स्पीक एंड यू कैन राइट। दिस इज द राइट अप्रोच फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड द रिटन इंग्लिश। दोनों के लिए एक राइट अप्रोच है। किस तरीके से आप लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इसी के एग्जाम्पल के साथ, और एक दो स्टोरी जो हम बोले हैं उसके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इंग्लिश सीखे और इंग्लिश सीख के और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए। आप पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। जो लोग इंग्लिश नहीं भी सीख रहा है और वो अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं, तो इस मेरे क्लास को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें हम बहुत सारा टिप्स देने वाले हैं कि आप कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ में पढ़ाई कर रहे हो, आप नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हो, तो वहाँ का भी हम बहुत सारा टिप्स देने वाले हैं, जो हमारे मोटिवेशनल वीडियो में ऐड होगा। और बहुत जल्द हम टॉपिक लेके आने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेके आने वाले हैं। तो उसमें आप देखिएगा, अभी हम दिए थे कि 12 मंथ का प्लान कैसे करेंगे। धीरे धीरे करके हम बहुत सारा उसमें टिप्स देने वाले हैं, जिसको जरूर सुनिएगा। हो सकता है आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।